नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज नेगेटिव इफेक्ट. ऑब्वियसली किसी के पॉजिटिव हैं तो नेगेटिव इफेक्ट तो होंगे ही. तो नेगेटिव इफेक्ट क्या पड़ा? तो सबसे पहले मैं बात करूंगी रिफॉर्म्स एंड एग्रीकल्चर की. देखिए, हमने इनको अलग अलग चीज़ों में देखना है अब कि कौन से सेक्टर पर कितना इफेक्ट पड़ा है. इंडस्ट्रियल में देखेंगे, एग्रीकल्चर में भी देखेंगे, डिसइन्वेस्टमेंट में भी देखेंगे, है ना. एमएनसीज की वजह से क्या हमारे यहाँ इकोनॉमी में क्या हमारा नुकसान हुआ है, वो सारी. पुअर्टी को इसने कैसे बढ़ाया, जॉबलेस कैसे हमको कर दिया, ये भी हमें देखना होगा, है ना. तो सबसे पहले हम देखेंगे रिफॉर्म्स एंड एग्रीकल्चर. हम एग्रीकल्चर, क्योंकि ये तो हमारी नींव ही एग्रीकल्चर है हमारी इकोनॉमी की. तो रिफॉर्म्स एंड एग्रीकल्चर की बात हम करेंगे. तो पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर सेक्टर हैज़ कम डाउन, है ना, डाउन हो गई. तो पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर सेक्टर हैज़ कम डाउन. जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट था एग्रीकल्चर में वो बहुत कम हो गया. अब सब लोग उधर की तरफ जाएंगे, इंडस्ट्री की तरफ या सर्विस सेक्टर की. देखिए, सबसे ज़्यादा सर्विस सेक्टर को फ़ायदा मिला है रिफॉर्म्स का. हमारे एग्रीकल्चर को और इंडस्ट्री को इतना फ़ायदा नहीं मिला जितना हमारे सर्विस सेक्टर को मिला. तो पब्लिक इन्वेस्टमेंट जो था एग्रीकल्चर में वो बहुत कम हो गया है. उसके बाद में है सब्सिडीज़ ऑन इनपुट्स हैव बीन रिड्यूस्ड. सब्सिडीज़ ऑन इनपुट्स हैज़ बीन रिड्यूस्ड विद हाई प्रोडक्शन कॉस्ट. सब्सिडीज़ इनपुट्स पे जो सब्सिडीज़ मिलती थी वो रिड्यूस हो गई और जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो बढ़ गई. तो इंडियन फार्मर्स फेल टू फेस ग्लोबल कंपटीशन. जो ग्लोबल कंपटीशन आया तो वो उसका सामना ही नहीं कर पाए. फिर है आपका रिडक्शन इन इम्पोर्ट ड्यूटीज़ ऑन एग्रीकल्चर. अब इम्पोर्ट ड्यूटीज़ के अंदर अगर आप इम्पोर्ट ड्यूटीज़ कम कर दोगे, एग्रीकल्चर सेक्टर की इम्पोर्ट ड्यूटीज़ कम हुए थे रिफॉर्म्स में, तो क्या होगा, बाहर का सामान यहाँ आने लग जाएंगे. यहाँ का कौन खरीदेगा भाई, है ना. तो रिडक्शन इन इम्पोर्ट ड्यूटीज ऑन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैज़ लिमिटेड द मार्केट साइज ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स. उसकी साइज को उन्होंने लिमिटेड कर दिया. बाहर का आ रहा है, अब आपके सामने भी दो चीज़ रख दो, एक अमेरिकन बादाम रख दो, एक देसी बादाम रख दो, अमेरिकन ज़्यादा अच्छी है भाई, है ना. तो ये एक ट्रेंड था, विदेश का माल ज़्यादा अच्छा है ना. तो इंडियन जो प्रोडक्ट्स थे उनको थोड़ा सा उन्होंने बाहर कर दिया. प्रोडक्ट्स को कोई पूछता नहीं था, उसकी साइज़ उन्होंने छोटी कर दी. ठीक है. और नेक्स्ट जो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा था एग्रीकल्चर पर वो था फार्मर हैज़ शिफ्टेड देयर प्रोडक्शन फ्रॉम फूड ग्रेन टू एक्सपोर्ट ओरिएंटेड क्रैश क्रॉप्स. ऑब्वियसली वो फूड ग्रेन से हटकर जो उनके फ़ायदे की चीज़ थी कैश क्रॉप्स की तरफ ज़्यादा कन्वर्टेड होने लगे. उनमें ज़्यादा वो लोग इंटरेस्ट लेने लगे. ऑब्वियसली उनका फ़ायदा था भाई उसके अंदर, ठीक है, तो वो उधर की तरफ ज़्यादा होने लगे. तो दिस हैज़ क्रिएटेड टू स्कैरिसिटी ऑफ फूड ग्रेन्स इन इंडियन मार्केट. इंडियन मार्केट में फूड ग्रेन्स की उन्होंने क्या कर दी, कमी कर दी. ओके. फिर हम बात करेंगे जो नेक्स्ट नेगेटिव इफेक्ट रहा है वो है लो लेवल ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ. जो इंडस्ट्रियल लेवल था, ग्रोथ थी, उसको भी उन्होंने कम कर दिया. तो लो लेवल ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ, इसकी भी ग्रोथ पर कोई खासा इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ. इंडियन ग्रोथ रिकॉर्डेड अ स्लो डाउन ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस. चीपर इम्पोर्टेड गुड्स, क्योंकि इम्पोर्ट्स की ड्यूटी आपने कम कर दी है. अब बाहर से क्या होने लगा है, सामान आने लगा है, तो वो लोगों को सस्ता लगेगा. ऑब्वियसली क्या होता है, जब भी कोई बाहर का आदमी किसी दूसरी कंट्री में जाकर अपने माल को एक बार सेट करता है तो वो डंपिंग यूज़ करता है. डंपिंग माने राशिपातन. देखिए, डंपिंग में क्या होता है कि अपनी जो देश का सामान होता है ना, जैसे समझ लो मैंने अपने कंट्री के अंदर कुछ भी एक रिबन बनाया, ठीक है. अब मैं क्या करूँगी, उस रिबन को मेरी कंट्री में तो ऊँचे दामों पर बेचूँगी और बाहर की कंट्रीज़ में उसको एक बार सस्ते दामों पर सेल आउट करूँगी. उससे क्या होगा कि लोग मेरे प्रोडक्ट को चीप समझकर खरीदेंगे, उसकी क्वालिटी को जानेंगे और फिर उसकी आदत उसे हो जाएगी, फिर वो वही खरीदेगा, फिर मैं अपने दाम बढ़ाऊँगी और मेरा जो घाटा है वो मैं अपनी देसी मार्केट में ऊंचे दाम पर वो चीज़ बेचकर कंप्लीट कर लूँगी, है ना. तो इसे डंपिंग कहते हैं. तो यही हमारे यहाँ होता था. दूसरे कंट्री वाले हमारे यहाँ अपने चीज़ों को बहुत सस्ते दामों पर सेल आउट करते थे, उन लोगों को वो चीप लगती थी और हमारे मार्केट में हमारी चीज़ें उनको महंगी लगती थी, बाहर हो गए, है ना. तो ड्यू टू द ग्लोबलाइजेशन देयर हैज़ बीन ग्रेटर फ्लो ऑफ गुड्स एंड कैपिटल फ्रॉम डेवलप्ड कंट्रीज. As a result, domestic industries are exposed in imported goods.
cheaper imports replaced the demand for domestic good and domestic manufacturers started facing competition from imports. और उनको फेस करना पड़ा, बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो गया, अब उनको फेस करना पड़ रहा है। तो इतनी वो क्वालिटी के साथ, क्योंकि वो लोग तो हाई टेक्नोलॉजी के साथ वो चीज़ें बना रहे थे, तो इतना वो लोग उनसे compete कर नहीं पा रहे थे। तो धीरे धीरे क्या हो रही थी, हमारी जो कंट्री की थी वो बाहर होती जा रही थी, और पूरे इंडिया पर जो कब्जा हो रहा है वो विदेशों का होने लग गया वापस से। फिर हम बात करेंगे इसी इंडस्ट्रियल ग्रोथ में, नो एक्सेस टू मार्केट इन डेवलप्ड कंट्रीज। इंडिया स्टिल डज नॉट हैव एक्सेस टू द मार्केट इन डेवलप्ड कंट्रीज। अभी तक वो अपने पाँव जमा नहीं पाया डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर। दिस इज ड्यू टू हाई नॉन टैरिफ बैरियर इम्पोज्ड बाय डेवलप्ड नेशन। डेवलप्ड नेशन ने आज भी बहुत ज़्यादा क्या कर रखा है, नॉन टैरिफ बैरियर्स हैं, कोई बैरियर्स नहीं थे। तो क्या ना कि दिस इज ड्यू टू हाई नॉन टैरिफ बैरियर्स इम्पोज्ड बाय डेवलप्ड nations. For instance, India has lifted all quotas restrictions on export of textile and clothing, but America has not done the same on the imports of textile from India and China. तो अभी भी वो क्या नहीं कर पाया, डेवलप कंट्रीज से एक्सेस नहीं कर पाया। तो नो एक्सेस टू मार्केट इन डेवलप्ड कंट्रीज। ऑब्वियसली तो अमेरिका का था वो तो वही रहेगा ना। नेक्स्ट जो आपका नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा वो मिलेगा आपको डिसइन्वेस्टमेंट पर। तो अंडर इट्स पॉलिसी ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट द एसेट्स ऑफ PSUs हैव बीन अंडर वैल्यूएट एंड सोल्ड टू द प्राइवेट सेक्टर, है ना। दिस मीन द सब्सटेंशियल लॉस टू द गवर्नमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट हुआ था, अभी आपको मैंने कल ही समझाया है कि डिसइन्वेस्टमेंट किस तरह से हुआ, है ना। तो जब डिसइन्वेस्टमेंट हुआ तो गवर्नमेंट को क्या होगा, सब्सटेंशियल लॉस ही होगा उससे। तो मोर ओवर द प्रोसीड्स फ्रॉम डिसइन्वेस्टमेंट वर नॉट यूज्ड फॉर द development of PSUs and for building social infrastructure in the country. Rather, it was used to meet the deficit the government revenues. देखिए, डिसइन्वेस्टमेंट कोई एक जरिया नहीं था पब्लिक सेक्टर को फिर से रिफॉर्म करने का। इससे अच्छा आप उसकी अंदर की जो व्यवस्थाएं हैं, अरेंजमेंट्स हैं, उन्हें सुधारते, है ना। उनका यहाँ प्राइवेटाइजेशन के लॉस हैं, ये जो लॉस है वो किसका है, प्राइवेटाइजेशन का। तो वो कहना चाह रहे हैं कि आपको डिसइन्वेस्टमेंट करने की बजाय उनकी इंटरनल जो कमियां थी उन्हें सुधारना चाहिए था, उनको रिफॉर्म करना चाहिए था, ना कि एक, है ना। फिर है आपका कंट्रोल ओवर द इकोनॉमी बाय MNCs. Now MNCs have dominating role in the Indian economy. They are successfully exploiting the Indian market and are selling their products. They are thus making huge profit and sending to their origin country. Indian people sometimes wastefully spend their money on a variety of global brands in the market. Okay. तो कंट्रोल ओवर द इकोनॉमी बाय MNCs. तो MNCs जब यहाँ पर सेटअप हुई तो उन्होंने लो वेजेस और इन्वेस्टमेंट मतलब यहाँ पर किया, यहाँ पर कंपनियाँ इस्टेब्लिश की। आपने अभी अभी सुना होगा कि एक टायर है जिसको मोदी जी ने यहाँ पर सेल आउट करने से मना कर दिया। क्यों कर दिया? वो भी तो MNCs ही हैं, मना कर दिया। पता है उन्होंने क्या किया? जर्मन की किसी बाहर की कंपनी थी और वहाँ के टायर हमारे यहाँ पर आकर बेचे जाते थे, ठीक है, क्योंकि उसने वादा किया था कि वो अपना यूनिट जो है वो यहीं पर इस्टेब्लिश करेगा और यहीं पर उसका प्रोडक्शन करेगा। इसलिए मोदी जी ने उन्हें ये परमिशन दी थी, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है। बट 5 साल निकल जाने के बाद भी उसने यहाँ पर उस टायर का प्रोडक्शन शुरू नहीं किया। तो क्या किया कि वो अपनी कंट्री में ही टायर को बनाता और बनाकर यहाँ लाकर सेल आउट कर रहा था। इमीडिएटली उसके सेल पर रोक लगा दी गई है। वहाँ से अब हम इंपोर्ट नहीं कर रहे हैं उनसे। वाई? उन्होंने ऐसा कदम क्यों उठाया? देखिए, सारे क्वेश्चन बनते हैं, मैं हवा में बात नहीं कर रही, आपको सब नॉलेज होना चाहिए।
ऐसा क्यों किया? क्योंकि अगर वो यहाँ आकर प्रोडक्शन करता है तो हमारे यहाँ के लोगों को क्या मिलता है? रोजगार मिलता है, हमारा जीडीपी बढ़ता है ना? जीडीपी हमारा बढ़ता है, यहाँ के लोगों को रोजगार मिल रहा है। तो भाई साहब, जब आपने हमारे यहाँ के लोगों को रोजगार दिया ही नहीं तो मैं यहाँ क्यों आपको सेल आउट करने दूँ? इसीलिए उन पर उनका बायकॉट कर दिया गया। तो देखिए, ये चीज़ें सारी जो है ना बहुत मायने रखती है एक कंट्री की डेवलपमेंट के लिए। तो ये कह रहा है कंट्रोल ओवर द इकोनॉमी बाय एमएनसी। अब एमएनसीज क्या कर रही थी? यहाँ के लो वेज को काम में ले रही थी, सस्ते रिसोर्सेज को काम में ले रही थी, काम में ले रही थी, और यहीं का मार्केट वो यूज़ भी कर रही थी, है ना? तो मार्केट भी यूज़ कर रही हैं, सस्ते हमारे जो वेजेस हैं वो भी काम में ले रही हैं, सब कुछ काम में ले रही हैं। तो और सस्ते दामों पर चीज़ें भी प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो पूरे जो कंट्री है उस पर एमएनसीज का कब्जा होता जा रहा। धीरे धीरे जो हमारी कंपनीज थी वो एमएनसीज में या तो उनके साथ मर्ज हो गई या उन्होंने अपनी कंपनीज को एमएनसीज को सेल आउट कर दिया, क्योंकि उनसे कम्पीट कर ही नहीं पा रही थी। वो टेक्नोलॉजी में हाई थे, इन्वेस्टमेंट अच्छा था उनका, तो वो उनसे कम्पीट कर नहीं पाए। तो या तो वो उनके साथ मर्ज हो गई या फिर उन्होंने एमएनसीज को सेल आउट कर दिया। तो ये बहुत बहुत बड़ा धक्का था हमारी इकोनॉमी के लिए। हमारी जो इंडस्ट्रियल को जिसे हमें डेवलप करना था, इंडस्ट्रियल सेक्टर को, वो उल्टा और ख़राब होने लग गया। फिर है आपका अनबैलेंस्ड ग्रोथ प्रोसेस। एलपीजी पॉलिसीज हैव रिजल्टेड इन द concentration of growth process in urban areas. All MNCs are establishing their units in highly developed urban areas where they find adequate infrastructural facility. As a result, rural-urban gap in widening. The growth process in just IT-based growth process. The growth has been concentrated only in some select areas in the services sector, such as telecommunication, information technology, finance, entertainment, travel and hospitality services, real estate and trade. LPG policy have bypassed the agriculture sector with which provide livelihood to million of people in the country. तो अनबैलेंस्ड ग्रोथ हो गया, सबका एक साथ समान विकास नहीं हो रहा। क्योंकि इसके अंदर अब क्या होगा, एलपीजी पॉलिसी है तो जहाँ पर एमएनसीज वगैरह जहाँ देखेगी कि भाई यहाँ पर ग्रोथ अच्छा है, यहाँ मुझे रिसोर्सेज भी मिलेंगे, लेबर भी मिलेगी, वो वहीं जाकर इस्टेब्लिश करेगी। उसको देश के सारे सेक्टर्स को डेवलप करने की ज़रूरत नहीं, उसको तो जहाँ सस्ता लगेगा वहीं जाकर वो अपनी कंपनी को सेटअप कर लेगी। तो इस तरह से जो हमारा ग्रोथ है कहीं पर ज़्यादा हो गया, कहीं पर कम हो गया, तो ये सारा अनबैलेंस्ड हो गया, है ना? और हम रीजन वाइज क्या होने लग गए, कहीं ज़्यादा कहीं कम, क्षेत्रीय विषमता के साथ हम रीजन अनइक्वालिटी से जूझने लग गए। कहीं पर ज़्यादा कहीं पर कम डेवलपमेंट की समस्या हमारे सामने आने लगी। अब है आपका पॉवर्टी इज स्टिल वाइड स्प्रेड। गरीबी फैलेगी, ऐसे तो और क्या होगा, गरीबी फैलेगी ना। धीरे धीरे लोगों की कंपनीज बिक रही हैं, एमएनसीज उनको खरीद रही हैं, लेबर इंटेंसिव की जगह अब कैपिटल इंटेंसिव काम में आ रहा है। लोगों की जीविका जो लाइवलीहुड है, एग्रीकल्चर पर भी ज़्यादा कोई फोकस हो नहीं रहा है। तो क्या होने लगा, गरीबी हमारे चारों तरफ पांव पसारने लग गई, मतलब गरीबी का ज़्यादा फैलाव होने लगे, क्योंकि अनबैलेंस ग्रोथ था। कहीं कोई राज्य तो बहुत ज़्यादा अमीर हो गए थे और कोई राज्य बिल्कुल पिछड़ गए थे, तो गरीबी भी बहुत ज़्यादा फैलने लगी। अब जॉबलेस ग्रोथ, वही हम लेबर इंटेंसिव की जगह अब कैपिटल इंटेंसिव, क्योंकि हमारे यहाँ नई नई टेक्नोलॉजी आ गई, टेक्नोलॉजी के जरिए हम लोग प्रोडक्शन करने लग गए। तो जब हम ये करेंगे तो हमारे यहाँ क्या होगा, जॉबलेस ग्रोथ। जॉबलेस ग्रोथ होता क्या, देखिए 1 मार्क का क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय जॉबलेस ग्रोथ? तो जॉबलेस ग्रोथ का मतलब होता है बेटा कि देश तो तरक्की करता है, मतलब ऑब्वियसली आपका प्रोडक्शन बढ़ रहा है, लेकिन वो किसी इंसान को फायदा देने की बजाय मशीनों द्वारा बढ़ाया जाता है। मतलब इंसान द्वारा प्रोडक्शन नहीं करके मशीन द्वारा प्रोडक्शन आप करोगे तो क्या होगा, जॉबलेस ग्रोथ होगा ना। आप ग्रोथ तो कर रहे हो, कंट्री ग्रोथ कर रही है, पर आपका आदमी, आपका सिटीजन ग्रोथ नहीं कर रहा, क्योंकि उसको रोजगार नहीं मिला। अब आप एक तो क्या करोगे, मशीन काम में लोगे, मशीन से खूब सारे प्रोडक्ट बना दोगे, उतने ही 4 लोग मिलकर बनाते तो 4 लोगों को रोजगार मिलता ना।
अब वो तो हुआ नहीं, आपने मशीन से बना लिया, तो ये कैसी ग्रोथ हो गई? जॉबलेस ग्रोथ हो गई। ओके, तो ये थे हमारे नेगेटिव इफेक्ट्स, और इसी के साथ ही हमारा चैप्टर क्या हो जाता है? फिनिश्ड हो जाता है। हमारा जो कल चैप्टर होगा वो होगा नेक्स्ट यूनिट 7, 7th यूनिट फ्रॉम इंडियन इकोनॉमी, पॉवर्टी। ओके।